हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, 71वीं बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज को हमने पूरा कर लिया है। अगर आपको वो 71वीं बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज देखना है तो आप हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अब आज से हम शुरू करेंगे 12वीं बीपीएससी प्रीलिम्स 2024 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पूरी सीरीज। और इस सीरीज में हर प्रश्न का सही उत्तर, आसान एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड एनालिसिस मिलेगा, ताकि आप सिर्फ उत्तर याद ना करें बल्कि कॉन्सेप्ट भी समझें। और अगर आपका लक्ष्य 72वीं बीपीएससी या बिहार का कोई भी एग्जाम पास करना है तो इस सीरीज का एक भी पार्ट मिस मत कीजिए। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं 70वीं बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज पार्ट 1। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, कि संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन ए है 108वां, ऑप्शन बी है 100वां, ऑप्शन सी है 102वीं और ऑप्शन डी है 104वीं। तो इसमें हमें जानना है एंग्लो इंडियन समुदाय को आरक्षण किस संविधान संशोधन द्वारा समाप्त किया गया था। तो इसका आंसर होगा 104वां, क्योंकि ये 2019 में लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया था। तो ध्यान रहे, ये 104वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ था। और ये अनुच्छेद 331 द्वारा लोकसभा में तथा अनुच्छेद 333 द्वारा प्रत्येक राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था। ध्यान रहे, संसद में 331 के द्वारा, मतलब लोकसभा में 331 था एलएस में, और 333 था विधानसभा में यानी वीएस में। और इसके अतिरिक्त 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को अगले 10 वर्षों यानी 2030 तक के लिए बढ़ा भी दिया गया था। तो आपको ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, कि अनुच्छेद 243 के अंतर्गत पंचायतों के लेखा परीक्षण से संबंधित नियम कौन बनाता है। ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है राज्य विधानमंडल, ऑप्शन सी है जिला कलेक्टर और ऑप्शन डी है राज्य वित्त आयोग। तो ये पूछ रहा है अनुच्छेद 243 है। तो आप अनुच्छेद को साइड भी करते हैं तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि पंचायतों के लेखा परीक्षण से संबंधित नियम हमेशा राज्य विधानमंडल बनाता है। और ये ध्यान रहे कि इसका प्रावधान 243 में है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से दो शब्द जोड़े गए। ऑप्शन ए है प्रजातांत्रिक एवं समाजवादी, ऑप्शन बी है गणराज्य एवं धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन सी है समाजवादी एवं प्रभुसत्ता संपन्न और ऑप्शन डी है धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी। तो इसका आंसर होगा धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जोड़े गए, क्योंकि 42वां जो संविधान संशोधन था वो 1976 में हुआ था। तो आपको टाइम भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार टाइम भी पूछा गया है। तो इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। यहाँ पे अखंडता नहीं दिया है, आपको अखंडता भी ध्यान रखना है। तो धर्मनिरपेक्ष एवं समाजवादी एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया। और जो संविधान की प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान के उद्देश्यों, लक्ष्यों, आदर्शों तथा उसके आधारभूत सिद्धांतों से है। और इसे पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया उद्देश्य प्रस्ताव का संक्षिप्त रूप माना जाता है। तो ध्यान रहे कि जो प्रस्तावना है ये उद्देश्य प्रस्ताव का संक्षिप्त रूप है, क्योंकि ये एग्जाम में आता रहता है। तो आपको प्रस्तावना संबंधित हर क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखना है। उद्देश्य प्रस्ताव, और इसे कब पेश किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946। और प्रस्तावना का स्रोत अमेरिकी संविधान को माना जाता है, परंतु जो इसकी भाषा है इसका स्रोत ऑस्ट्रेलिया का संविधान है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी संसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 102(1)(c), ऑप्शन बी है अनुच्छेद 102(1)(b) और ऑप्शन सी है
अनुच्छेद 102 एक डी और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 102 एक ए। तो आपको ध्यान रहे, किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है अनुच्छेद 102 एक ए, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है, क्योंकि अनुच्छेद 102 एक के अनुसार कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं बन सकता है यदि वह भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है। ध्यान रहे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और संघ व राज्यों के मंत्री को लाभ का पद नहीं माना जाता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या राज्यपाल या जो भी मंत्री लोग होते हैं उनके पद को लाभ का पद नहीं माना जाता है, क्योंकि ये सेवा का पद होता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, कि संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, सरकार के दैनिक वित्तीय खर्चों पर रोक, ऑप्शन सी है भारत की संचित निधि से अनुदान पर रोक, और ऑप्शन डी है सरकार से अनुदान पर रोक, यानी सरकार के अनुदान पर रोक। तो ध्यान रहे, संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य होता है सरकार के बजट प्रस्ताव के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि कटौती प्रस्ताव जो होता है वो सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट प्रस्ताव में किसी विभाग के लिए आवंटित राशि में कटौती हेतु प्रस्तुत किया जाता है। और कटौती प्रस्ताव को लोकसभा में प्रस्तुत करने की स्वीकृति सदैव लोकसभा अध्यक्ष देता है, और यदि लोकसभा में कटौती प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। और तो ध्यान रहे आपको, और कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं, नीतिगत प्रस्ताव, अर्थगत प्रस्ताव, सांकेतिक कटौती। एक सेकंड ध्यान रहे, नीतिगत कटौती, ऑप्शन दूसरा है अर्थगत कटौती, एक ये 2 हो गया, और तीसरा हो गया सांकेतिक कटौती। इनको हम डिटेल में आपको शॉर्ट्स के थ्रू प्रोवाइड करा देंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, कि निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है। ऑप्शन ए है गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन, ऑप्शन बी है प्रांतीय स्वायत्तता, ऑप्शन सी है वर्ष 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन, और ऑप्शन डी है भारत के संघ का प्रस्ताव। तो ध्यान रहे कि वर्ष 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है, क्योंकि भारत शासन अधिनियम 1935 में अधिनियम के मूल्यांकन को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि इस अधिनियम ने भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये एक विस्तृत अधिनियम था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियाँ थी, और इस अधिनियम को भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 से बहुत सारी चीज़ें भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया था, तो इसे भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है। और ध्यान रहे, भारत शासन अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी अखिल भारतीय संघ की स्थापना, केंद्र और राज्य इकाइयों के बीच 3 अनुसूचियाँ, संघीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची के माध्यम से शक्तियों का बंटवारा। तो आपको ध्यान है, जो सूचियाँ थी वो भी भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही ली गई हैं। उसके बाद अवशिष्ट शक्तियों पर विधि बनाने की शक्ति वायसराय को प्रदान, क्योंकि उसे वायसराय था वो भी वहीं से लिया गया भारत सरकार अधिनियम से ही, कि जो केंद्र को दिया गया अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार। और प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली समाप्त किया गया, प्रांतीय स्वायत्तता को आरंभ किया गया, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई, और केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली प्रारंभ किया गया, तथा लोक सेवा आयोग की स्थापना, संघीय न्यायालय का प्रावधान, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार, और जो बर्मा था यानी म्यांमार, उसका भारत से पृथककरण भी भारत सरकार अधिनियम 1935 के थ्रू ही किया गया था। और बंगाल, बिहार, बम्बई, मद्रास, असम और संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान भी भारत सरकार अधिनियम का ही एक विशेषता था। आपको भारत सरकार अधिनियम की क्या क्या विशेषता थी 1935 वाले की, हम आपको एक शॉर्ट्स के थ्रू प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, ये मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ध्यान रखना। VVI है, मतलब एक सेकेंड, VVI। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ,
कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था, वही है यहाँ भी कि 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मनोनीत समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन सी है वे उनकी आबादी के अनुसार मनोनीत होते हैं, और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति द्वारा 1 आंग्ल भारतीय मनोनीत किया जाता है। तो इसका आंसर होगा 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उनका मनोनीत होना समाप्त कर दिया गया। क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 331 में यह प्रावधान किया गया था कि यदि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व न हो तो राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करेगा। कि मतलब ये तब इस स्थिति में होता था कि अगर मान लो चुनाव के थ्रू आंग्ल भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व नहीं मिला है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 331 के तहत ये मनोनयन कर सकता है। तो ध्यान रहे 331 के तहत मनोनयन था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति बनने से पूर्व लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। ऑप्शन ए है ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन बी है वीवी गिरी, ऑप्शन सी है नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन डी है एपीजे अब्दुल कलाम। तो ध्यान रहे कि नीलम संजीव रेड्डी जो थे यानी ऑप्शन सी, ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व 2 बार 1967 तथा 77 यानी 1967 तथा 77, वैसे इतना मतलब डिटेल में तो नहीं जाएगा बीपीएससी, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है 1967 तथा 77 में लोकसभा अध्यक्ष रहे थे, परंतु दोनों बार इन्होंने लोकसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और 1977 से 82 तक वे 6वें राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे। और ये भी ध्यान रखना कि नीलम संजीव रेड्डी जो थे वो पहले ऐसे मतलब राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए। निर्विरोध का मतलब होता है कि उनका किसी ने विरोध नहीं किया था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ कि संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की किस तिथि को अपनाया गया। ध्यान रखना भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1950, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 जनवरी 1950 और ऑप्शन डी है 22 जुलाई 1947। तो ध्यान रहे आपको लग सकता है कि 26 नवंबर 1950 सही हो सकता है, 24 जनवरी भी सही हो सकता है, 26 जनवरी भी सही हो सकता है, लेकिन अपनाया गया था भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को, क्योंकि भारतीय संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में राष्ट्रध्वज संबंधी समिति का निर्माण किया गया था और इन्होंने ही 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। तो ध्यान रहे क्योंकि एग्जाम में आता है संविधान सभा की अंतिम बैठक और 26 जनवरी 1950 को 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान का निर्माण कार्य पूरा हुआ और संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया और यानी संविधान को अपनाया गया। अच्छा यहाँ पे ऑप्शन में 1949 है, सॉरी यहाँ पे गलती से हो गई, 1949 है संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को जो संविधान था वो संपूर्ण रूप से लागू हो गया। ध्यान रहे संविधान लागू। तो आपको ध्यान रखना एक चीज़ है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947।
को, यानी ऑप्शन डी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, कि मंत्रिपरिषद की संख्या को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा लोकसभा सदस्य संख्या का 15% तक सीमित किया गया। ऑप्शन ए है 92वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी है 95वां संविधान संशोधन, ऑप्शन सी है 91वां और ऑप्शन डी है 93वां संशोधन। तो इसका आंसर होगा कि 91वें संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था, द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री समेत लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो आपको ध्यान रखें इसमें पीएम ऐड है, पीएम इंक्लूडेड, क्योंकि कई बार पूछ देता है कि पीएम को हटा के, तो पीएम को हटा के नहीं, पीएम के साथ 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। और 92वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। और 93वें संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी के बच्चों के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण देने हेतु विशेष उपबंध, ध्यान रहे, इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन, और 95वां जो संविधान संशोधन था, इसमें जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति थे तथा एंग्लो इंडियन थे, इनके आरक्षण को 10 वर्षों अर्थात 2020 तक बढ़ाया गया। यानी ये 2009 में आया था और रिजर्वेशन को 2020 तक बढ़ा दिया गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, कि कितने समय में राज्यपाल किसी साधारण विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। ऑप्शन ए है 3 महीना, ऑप्शन बी है 1 महीना, ऑप्शन सी है कोई समय सीमा नहीं है और ऑप्शन डी है 2 महीने। तो ध्यान रहे कि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी साधारण विधेयक को राज्यपाल के समक्ष स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, परंतु राज्यपाल उस विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। लेकिन यदि राज्यपाल किसी साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजता है और वही मतलब जो विधेयक होता है वो दोबारा विधानमंडल के सदनों द्वारा इसे पारित कर दिया जाता है एवं पुनः राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाता है, तो राज्यपाल को उसे मंजूरी देना अनिवार्य हो जाता है। तो ध्यान रहे, पहली बार में तो अनिश्चित समय तक, मतलब उसकी कोई समय सीमा नहीं है पुनर्विचार हेतु लौटा सकने की, कि मतलब इतने ही दिन में आप लौटाएंगे। लेकिन अगर पुनर्विचार करके लौटा देता है, मतलब ध्यान रहे कि राज्यपाल अगर विधेयक को देख के और फिर राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है और जो राज्य विधानमंडल है वो उसे पुनः पारित करके वापस राज्यपाल के पास भेजता है, तो राज्यपाल को उस पर निर्णय देना जरूरी हो जाता है, वो उसे अपने पास नहीं रख सकता। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, कि संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित विषय को छोड़कर अन्य किसी आधार पर राज्य विधानमंडल में अयोग्यता का निर्धारण कौन करता है। तो ध्यान रहे कि संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित विषय को छोड़कर, मतलब उन विषयों पर बात नहीं करना है जो सब 10वीं अनुसूची में है। ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है विधानमंडल अध्यक्ष, ऑप्शन सी है राज्य चुनाव आयोग और ऑप्शन डी है उच्च न्यायालय। तो इसका आंसर होगा राज्यपाल, क्योंकि संविधान की 10वीं अनुसूची से संबंधित विषय को छोड़कर अन्य किसी भी आधार पर राज्य विधानमंडल से अयोग्यता का निर्णय सदैव राज्यपाल करता है, जबकि अगर 10वीं अनुसूची के तहत यदि निर्भरता का प्रश्न उठता है तो विधानसभा का अध्यक्ष फैसला करता है। तो ध्यान रहे कि अगर 10वीं अनुसूची से संबंधित विषय है तो विधानसभा अध्यक्ष करेगा, और अगर उससे संबंधित नहीं है तो उसका निर्णय राज्यपाल करेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ,
कि निम्नलिखित में से किस शासक के समय असम पर शासन निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया? ऑप्शन ए है अश्वथ जहां, ऑप्शन बी है भास्कर वर्मन, ऑप्शन सी है राजा दाहिर और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो हर्ष के समय असम पर वर्मन वंश के शासक भास्कर वर्मन का शासन था और प्राचीन काल में असम को कामरूप के नाम से जाना जाता था। तो ध्यान रहे कि असम का दूसरा नाम कामरूप भी था, कामरूप। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सी चेर राजवंश की राजधानी निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन ए है कुरुवूर, करूर, कांचीपुरम, मदुरई या ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रहे चेर राजवंश की राजधानी कुरुवूर या करूर थी, यानी ऑप्शन एक करेक्ट है, क्योंकि जो चेर राज्य था वो आधुनिक उत्तरी त्रावणकोर, कोचीन तथा दक्षिणी मालाबार के क्षेत्र में विस्तृत था और उसकी राजधानी वज्जी या करूर थी। ध्यान रखना, एक दूसरा नाम वज्जी भी था, मतलब दूसरी इसकी राजधानी वज्जी भी थी, वज्जी या करूर। तो ये भी ऐसे करते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ कि अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों का पर विचार कीजिए। उर्वरा मतलब उपजाऊ, ऑप्शन बी मरु मतलब रेगिस्तान, ऑप्शन सी साद वाला मतलब घास और ऑप्शन डी देव मातृक मतलब वर्षा से सिंचित। तो ध्यान ऑप्शन बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन ए है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन बी है सी और डी दोनों सही है, ऑप्शन सी है बी सी और डी सही है और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी सही है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी सही है, मतलब उर्वरा भी सही है, मरु भी सही है। उर्वरा मतलब उपजाऊ होता है, मरु मतलब रेगिस्तान होता है, साद वाला मतलब घास का होता है और देव मातृक मतलब वर्षा से सिंचित क्षेत्र होता है। और ये गुप्त काल में अमरकोश में 12 प्रकार की भूमि का उल्लेख है। तो ध्यान रहे ये 4 प्रकार है और 12 प्रकार की हैं। सॉरी इरेज हो जाओ, ध्यान रखें 12 प्रकार की। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ कि राजा प्रवर सेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। दूसरा है कि वह उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। और ऑप्शन सी है कि वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने। और चौथा है उसके बारे में कि उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन बी है बी ए और सी सही है, ऑप्शन सी है बी सी और डी और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रहे कि इसका आंसर डी होगा, क्योंकि जो राजा श्रवण के बारे में जो दिया गया है डिटेल वो सब सारे सही हैं कि वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था, उसका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था, वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने और उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कि आजीवक संप्रदाय के बारे में निम्नलिखित पर विचार करिए। मक्खली गोसाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे। दूसरा है कि दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था जो कि भाग्य है। और तीसरा है कि जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव किया जाता है। और चौथा है कि आजीविकों की बैठक के लिए नियमित सभाएं होती थी। ऑप्शन ए है बी सी एवं डी सही है, ऑप्शन बी है ए बी एवं डी सही है, ऑप्शन सी है ए और डी सही है और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। तो इसका आंसर होगा ए बी एवं डी सही है, यानी आजीवक संप्रदाय मक्खली गोसाल इसके सबसे महत्वपूर्ण नेता थे और दर्शन का केंद्रीय विचार नियति था जो कि भाग्य है और आजीवकों की बैठक के लिए नियमित सभाएं होती थी। जो आजीवक थे वो अशोक वृक्ष की पूजा करते थे तथा आजीवक हथेली पर भोजन करने के कारण हस्तपलेखड़ एवं दंड धारण करने के कारण एक दंडिन कहलाए।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, कि मराठा शासनकाल की प्रशासन प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों का मिलान कीजिए। ऑप्शन ए है अधिकारियों के बारे में बताया एक साइड, और एक साइड विभाग के बारे में बताया। सचिव अधिकारी हैं सचिव, पेशवा, सामंत और अमात्य, और उनका विभाग है प्रधानमंत्री, पत्राचार प्रभारी, वित्त मंत्री और विदेश मंत्री। तो इनका मिलान करना है। आपको ध्यान रखना है कि बीपीएससी में हमेशा शिवाजी का मंत्रिमंडल अष्टप्रधान हमेशा पूछा जाता है। तो ध्यान रहे, सचिव होगा पत्राचार प्रभारी, यानी ए का 2 होगा, और पेशवा जो होता थे वो प्रधानमंत्री होते थे, और सामंत जो होते थे वो विदेश मंत्री होते थे, यानी यहाँ पे 4 हो गए, और जो अमात्य होते थे वो बचा ऑप्शन 3। तो ध्यान रहे 2 1 4 3, 2 1 4 3, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट है। और बाकी भी जो अष्ट प्रधान है इनको हम शॉर्ट्स के थ्रू आपको प्रोवाइड करा देंगे, और ये शॉर्ट्स हम कोशिश करेंगे कि आज ही आपको प्रोवाइड करा देंगे। डेली आपको एक एक क्वेश्चन जो भी आपको बताए हैं उससे आपको शॉर्ट्स हम प्रोवाइड करेंगे, तो आप हमारे शॉर्ट्स को भी ज़रूर देखें। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, कि चचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया। ऑप्शन है नसरुद्दीन मोहम्मद औफी, ऑप्शन बी है शमसे सिराज, ऑप्शन सी है मोहम्मद अली बिन अबू बकर उफ़ी, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रहे कि चचनामा का जो फारसी में अनुवाद था वो मोहम्मद अली बिन अबू बकर कुफ़ी ने किया था, और जो चचनामा है वो सिंध पर आक्रमण का सर्वाधिक प्रमाणिक स्रोत है, और इस पुस्तक में 711 ईस्वी में सिंध पर हुए अरब आक्रमणों का उल्लेख होता है। तो ध्यान रहे चचनामा में सिंध पर हुए अरब आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र का प्रकाशन किया। ऑप्शन ए है लोक संग्रह, ऑप्शन बी है द ब्रोकन विंग, ऑप्शन सी है इंडियन नेशन, और ऑप्शन डी है निर्बल सेवक। तो इसका आंसर होगा किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने लोक संग्रह यानी ऑप्शन 1 नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। और जो द ब्रोकन विंग है वो सरोजनी नायडू की पुस्तक है, तो ध्यान रखना सरोजनी नायडू की, सरोजनी नायडू। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, कि फराइजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। ऑप्शन ए है हाजी शरीयतुल्लाह, ऑप्शन बी है सैयद अहमद, ऑप्शन सी है दुदू मियाँ, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा हाजी शरीयतुल्लाह जो थे वो फराइजी आंदोलन के संस्थापक थे, और ये बंगाल के फरीदपुर के एक इस्लामी विद्वान थे। और ध्यान रखना है कि हाजी शरीयतुल्लाह ने 1818 ईस्वी में इस आंदोलन की शुरुआत की थी। तो फराइजी आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था? 1818 ईस्वी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन सी है नुसरत खान, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो मलिक काफूर को नुसरत खान ने खरीदा था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और 1279 से 98 ईस्वी में गुजरात अभियान उलूग खान और नुसरत खान के नेतृत्व में चलाया गया था, और गुजरात अभियान के दौरान ही नुसरत खान ने मालिक काफूर को 1000 सोने के दिनार में खरीदा था, इसलिए इसे 1000 दिनारी कहते हैं। तो ध्यान रहे गुजरात अभियान के दौरान, गुजरात अभियान। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ,
कि न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? ऑप्शन ए है सुरेंद्रनाथ, ऑप्शन बी है अरविंदो घोष, ऑप्शन सी है मोतीलाल घोष और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा अरविंदो घोष। अरविंदो घोष ने 1893 से 94 में इंदु प्रकाश अखबार में संपादक केजी देशपांडे के आग्रह पर न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक लेख श्रृंखला का प्रकाशन किया। उसमें उन्होंने कांग्रेस के उदारवादी नीतियों की कड़ी आलोचना की। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1912 जो कि पटना अधिवेशन था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ध्यान रखना कि बीपीएससी के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिहार में अधिवेशन हुए थे उनके बारे में आपको डिटेल से पता हो, तो आपको उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना और उसकी जानकारी हम आपको शॉर्ट्स के थ्रू प्रोवाइड करा देंगे। तो ध्यान रखना, पूछ रहा अभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1912 के पटना अधिवेशन के। ऑप्शन ए है सर सैयद मोहम्मद बहादुर, ऑप्शन बी सर एसपी सिन्हा, ऑप्शन सी सैयद हसन इमाम और ऑप्शन डी है आर.एन. मधुलकर। तो 1912 का जो पटना अधिवेशन था इसके अध्यक्ष है आर.एन. मधुलकर और ये अधिवेशन बांकीपुर में आयोजित हुआ था। और अभी बांकीपुर पीके के चुनाव जीतने की वजह से काफ़ी चर्चे में है, तो आपको इसको भी इस थ्रू भी याद रख सकते हैं कि वहीं पे 1912 का पटना अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? 1899, ऑप्शन ए है 1899 ईस्वी में विद्यासागर के द्वारा, ऑप्शन बी है 1899 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद द्वारा और ऑप्शन सी है 1897 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद के द्वारा और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ध्यान रहे कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना 5 मई 1897 ईस्वी को अमेरिका से वापस लौटकर वेल्लूर में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा और इसका डेट होगा 5 मई। और यहाँ पर वेलूर में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। और इसके साथ ही आज का हमारा पूरा क्वेश्चन पूरा होता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अब रोज़ एक नया पार्ट आएगा और हर पार्ट आपको सिलेक्शन के एक कदम और करीब ले जाएगा। और अगर आपको हमारे क्लास का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा और वहीं पर आपको हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा। आप उसके थ्रू भी जुड़ के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फेसबुक पे भी हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। आप जहाँ भी कंफर्टेबल हो आप हमसे सवाल कर सकते हैं, हम आपके सवाल का जवाब देंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहें सिविल सर्विसेज मंत्रा के साथ।